नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है अक्षय की। अक्षय जो कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बाकी सारे सामान्य इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे और उनको भी यही उम्मीद थी बाकी सारे लोगों की तरह कि उनके ये सपने, उनकी ये इच्छाएं वो एक ना एक दिन ज़रूर पूरा कर लेंगे। उनका सपना था एक बिजनेस खोलने का, खुद का अपना बड़ा बिजनेस, जिसको वो आगे चल के और ज़्यादा बढ़ा सकें, बहुत ज़्यादा, जिससे कि वो अपना एक अलग नाम, एक अलग मुकाम हासिल कर सकें। अक्षय की शादी अभी तक नहीं हुई थी और अक्षय का अभी ऐसा कोई इरादा भी नहीं था, क्योंकि अक्षय को अपने मन मुताबिक आज तक कभी कोई जीवन साथी मिली ही नहीं। उसके अलावा वो ये पहले चाहते थे कि वो अपने इस सपने को पहले पूरा करें। अक्षय ने काफ़ी समय तक काफ़ी सारे पैसे बचाए, सेव किए अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में उनका बिजनेस प्लान बहुत पहले से ही बिल्कुल क्लियर था। उनको चाहिए था कि वो इस सपने को जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। अक्षय ने इस चीज़ में किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और आज अक्षय के पास इतने पैसे हो चुके थे कि अक्षय अपने इस सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़े। अक्षय को एक फैक्ट्री डालनी थी और वो फैक्ट्री डालने के लिए उन्होंने काफ़ी समय पहले से अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों से बातचीत करनी भी शुरू कर दी थी। उन्हें एक शुगर फैक्ट्री डालनी थी और इसी सिलसिले में उन्होंने अभी तक जितने लोगों से बातचीत की थी, उन सारे लोगों ने जो भी रेट या जो भी जगह बताई थी, अक्षय को वो उतनी जच नहीं रही थी। आखिरकार अक्षय ने इस काम में एक ब्रोकर का सहारा लिया और उस ब्रोकर की मदद से जल्दी ही अक्षय को अपने मन मुताबिक और अपने बजट के मुताबिक एक अच्छी जगह और एक अच्छी फैक्ट्री का पता भी चल गया, जिसके आसपास खेती के लिए भी काफ़ी ज़मीन थी। अक्षय को अब इससे ज़्यादा बढ़कर क्या चाहिए था? फैक्ट्री की फैक्ट्री, उसके साथ जगह भी, साथ ही साथ फैक्ट्री के अंदर सारी मशीनें भी पड़ी हुई थी और ये सब उनको इतने वाजिब रेट में मिल रही थी कि अक्षय को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उन्हें इतनी अच्छी डील भी मिल सकती है। अक्षय उस जगह पर पहुंच चुके थे। पहुंचते ही सामने ब्रोकर खड़ा था। वो पहले से ही अक्षय जी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अक्षय जी ने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि वो ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो वहाँ पहुँचते ही जल्दी से जल्दी फैक्ट्री के मालिक से मिलकर इस डील को डन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर भी था कि कहीं ये डील उनके हाथों से निकल ना जाए। लेकिन अक्षय जी को ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो जिस डील को डन करने जा रहे हैं वो कोई और कभी लेगा ही नहीं, क्योंकि उस पूरे इलाके में, उस फैक्ट्री, उस जगह के बारे में काफ़ी सारी बातें फैली हुई थी। अक्षय जी सबसे पहले वहाँ फैक्ट्री के मालिक से मिलकर बात करने के लिए गए। जब वो वहाँ पर उससे बात करने गए, तब उस फैक्ट्री के मालिक ने बहुत जल्दी जल्दी और हड़बड़ी दिखाते हुए ये कहा कि हाँ, मैं भी जल्दी जल्दी ये जगह को बेचकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। वैसे भी मैं बहुत वक्त से इसी फैक्ट्री की वजह से रुका हुआ था, वरना मेरा तो कब का प्लान बन चुका है इंडिया छोड़कर जाने का। अक्षय जी को भी ये एक्सक्यूज़ काफ़ी वैलिड लगा, इसलिए उन्होंने भी अपनी जल्दीबाजी अब ना दिखाते हुए डील को फटाफट कर लिया। आखिरकार 2 दिनों के अंदर अंदर सारे पेपर वर्क खत्म हो चुके थे।
अक्षय जी भगवान और शैतान किसी में नहीं मानते थे। फिर भी उनकी माँ के कहने की वजह से उन्होंने ये तय किया था कि फैक्ट्री को शुरू करने से पहले वो एक बार पूजा जरूर करवाएंगे। अब जबकि फैक्ट्री पूरी तरह से उनकी हो चुकी थी, उन्होंने गांव में पंडित को ढूंढना शुरू किया। लेकिन जैसे ही सारे पंडितों को उस जगह के बारे में बताया जाता कि उस फैक्ट्री में आकर आपको पूजा करनी है, सारे पंडित अपने आप कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते। एक पंडित थोड़े पैसे ज्यादा देने पर वहां आकर पूजा करने को तैयार हुए, लेकिन उनको इस बात का डर था कि वो वहां जाकर पूजा कर भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने इस बात के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार आज पूजा होनी थी। वहां सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। सारे लोगों में वहां पर खास कोई नहीं, वो ब्रोकर था। उस ब्रोकर के साथ एक और आदमी, अक्षय जी और पंडित जी, बस इतने ही लोग थे वहां पर। पंडित जी ने फैक्ट्री से दूर ही बैठकर पूजा करने का इंतजाम किया था। फैक्ट्री से थोड़ी ही दूरी पर वो खेती की जमीन भी थी और पंडित जी उसके बीच की एक जगह देखकर पूजा करने वाले थे। अक्षय जी ने ये भी कहा कि आप यहाँ पर पूजा क्यों कर रहे हैं? हमें तो अंदर फैक्ट्री में पूजा करनी चाहिए ना। वैसे भी आपको फैक्ट्री की पूजा करनी है, मशीनों की पूजा करनी है। पंडित जी ने कहा, बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जो पूजा करूँगा उससे तुम्हारी ये खेती की जमीन, फैक्ट्री, मशीन सबका शुद्धिकरण एक बार में हो जाएगा। और अक्षय जी को भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी न होने की वजह से उन्होंने इस बारे में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। आखिरकार पंडित जी ने पूजा शुरू की। जैसे जैसे वो मंत्रों का उच्चारण करते जाते, उनको कुछ अजीब अजीब सा एहसास हो रहा था, जिसके वजह से अब धीरे धीरे पंडित जी के शरीर में अजीब सी कंपन हो रही थी। पंडित जी अब ऐसी हालत में आ चुके थे कि वो मंत्रों के उच्चारण करने के लायक भी नहीं बचे थे। अक्षय जी को ये देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उन्हें ऐसा लगा हो सकता है पंडित जी की तबीयत किसी वजह से खराब हो गई हो, क्योंकि अक्षय जी को ये बात बिल्कुल नहीं बताई गई थी कि उस जगह पर कोई भी पंडित आने और पूजा करने के लिए तैयार नहीं था। ब्रोकर झूठ बोलकर पैसे बढ़ाकर उस पंडित को वहां तक लेकर आया था। आखिरकार पंडित जी की हालत ऐसी हो गई कि लग रहा था जैसे उन्हें मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। वो जमीन पर वहीं गिर चुके थे। पूजा अधूरे में ही छूट चुकी थी और अब पंडित जी को उनके घर किसी तरह पहुंचाया गया। पंडित जी जैसे ही अपने घर पहुंचे, वैसे ही उनकी हालत पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। पंडित जी को भी उस जगह के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए उन्हें ये पता था कि उनके साथ क्या हुआ। इसलिए आगे उन्होंने किसी भी उपचार के बारे में सोचा ही नहीं। इधर आधी पूजा होने के बाद भी अक्षय जी ने ये कहा, पूजा शुरू तो करवाई ना, हुई नहीं हुई रहने दो यार, वैसे भी मैं इन चीज़ों में मानता नहीं हूँ, काम शुरू करते हैं। अब तुम बस एक काम करो कि यहाँ के लिए कुछ मजदूरों का इंतज़ाम करो। ये बातें वो ब्रोकर से कह रहे थे। ब्रोकर ने कहा, हाँ मैं इंतज़ाम तो कर दूंगा, लेकिन उसके लिए अलग से चार्जेस लगेंगे। इस पर अक्षय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हारे हर चीज़ के अलग से चार्जेस दे दूंगा। तुम्हारे चार्जेस पहले यहाँ जितने मज़दूर लगने वाले हैं उन सारे मज़दूरों का इंतज़ाम करो, और मुझे खास कर ऐसे मज़दूर चाहिए जो कि इन सारी मशीनों को चलाने में सक्षम हो। ये बात सुनते ही ब्रोकर ने कहा, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वैसे भी ये मशीनें चलाना इतना मुश्किल नहीं है और इस फैक्ट्री में पहले भी कुछ लोग काम कर चुके हैं, तो उनको यहाँ की मशीनों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। उसी दिन ब्रोकर लोगों के इंतज़ाम में जुट चुका था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को ये बात पता चलती कि उन्हें अब किस फैक्ट्री में जाकर काम करना है, सारे लोग साफ साफ इनकार कर रहे थे।
यहाँ पर भी ब्रोकर ने वही दिमाग लगाया। उसने लोगों से झूठ बोला, उन्हें ज़्यादा पैसों का लालच दिया। ज़्यादा पैसे किसे नहीं कमाने होते हैं। और तो और उसने वर्किंग आवर्स भी कम ही बताए। ऐसा करके उसने कुछ लोगों का इंतज़ाम तो कर लिया था। यहाँ आकर उसने अक्षय जी को बताया, कल सुबह सुबह यहाँ पर काम करने के लिए लोग आ जाएंगे। इस पर अक्षय जी ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, और तुम्हारा जो भी बनता है वो तुम मुझे बता देना, लेकिन यहाँ की मशीन और सारी चीज़ों को जब तक ढंग से चलता हुआ मैं नहीं देख लूँगा, तुम्हारा कोई कमीशन नहीं बनने वाला। इस पर ब्रोकर ने कहा, हाँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ या आप कहाँ जा रहे हैं, इन सब चीज़ों की चिंता मत कीजिए, पहले आपका काम शुरू करवाते हैं। इस पर दोनों राजी हो चुके थे और अगले दिन वहां लालच में फंसाए गए कुछ मजदूर आ चुके थे। लोग खेत में तो फिर भी काम करने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन अंदर फैक्ट्री में जाना, मशीनों को चलाना, वो काफी डरे हुए थे। फिर भी फैक्ट्री में एक बार अंदर जाकर देखने के लिए ब्रोकर ने जैसे तैसे मजदूरों को मना लिया। फैक्ट्री की हालत पूरी तरह से बदल दी गई थी। वो अब नई दिख रही थी। सारे मशीनों की साफ सफाई हो चुकी थी, लेकिन मशीनों को चलाना और उन पे काम करना, ये सारी चीज़ें उनमें से सिर्फ 3 मजदूरों को ही आती थी। ये बात सुनते ही अक्षय जी ने कहा कि अगर तुम तीनों को आती है तो ये तुम बाकी के मजदूरों को सिखा दो, ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाए। ये बात सुनते ही उन तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और बस हाँ में सर हिला दिया। उनके ऐसे अजीब से बर्ताव पर अक्षय जी का ध्यान ही नहीं गया कि उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहा क्यों नहीं। काम जैसे तैसे शुरू कर दिया गया था। काम शुरू करने के बाद वो मशीन बार बार चलती और चलते चलते 2-2 मिनट पर रुक जाया करती थी। उसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग, जो भी चीज़ें की जाती हैं, सब कुछ करने के बाद भी मशीन की ये प्रॉब्लम जा ही नहीं रही थी। आखिरकार मशीन के लिए एक मशीन के जानकार मैकेनिक को बुलाया गया। उसने सारी मशीनों की जांच की और मशीनों की जांच करने के बाद उसे कोई भी खराबी नज़र नहीं आ रही थी। उसने कहा, ये मशीनें तो ऐसी हैं जो कि आराम से 10-15 साल बिना किसी प्रॉब्लम के चल सकती हैं। इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है मुझे नहीं पता। उसने वहां पर चेक करने के लिए मशीनें अपने सामने चलाकर देखी, लेकिन सारी मशीनें बिल्कुल परफेक्ट चल रही थीं। उसे कोई खराबी नज़र ही नहीं आ रही थी, तो वो ठीक क्या करता। और वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वापस से यही चीज़ें फिर से होने लगी। वहां पर जो मजदूर थे वो उन मशीनों को चलाने में पूरी तरह से असफल रहे। आखिरकार उन्हें वापस से उसी मैकेनिक को बुलाना पड़ा और अक्षय जी ने कहा, तुम एक बार देख लो, ये ढंग से चला तो रहे हैं ना, क्योंकि इनके चलाने पे सच में बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है, मशीन चलते चलते रुक जा रही है। मैकेनिक ने भी हाँ में सर हिलाया। सब ने मशीन को चलाकर दिखाया, लेकिन उसके सामने वापस से वही चीजें होती। मशीन बिल्कुल ढंग से चल रही थी। ये मामला अब किसी के भी समझ से परे था। इतने में ही तीनों आदमी में से एक मजदूर ने बोलना शुरू किया, हमने तो पहले ही बोला था हम यहाँ नहीं आएंगे काम करने के लिए। ये ब्रोकर बाबू हमें ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हैं। ये मशीन, ये फैक्ट्री, ये सारी जगह श्रापित है। यहाँ आप काम नहीं कर सकते। आप समझ नहीं रहे हैं, अगर ये मशीन किसी तरह चल भी गई तो हम सबकी मौत हो जाएगी, आपकी भी। आप क्या सोचकर यहाँ पर आए हैं? आपको किसी ने बताया नहीं क्या? उसने इतना ही कहा था कि तब तक वहां पर ब्रोकर सामने आ गया और उसने उस मजदूर को डांटते हुए उस जगह से बाहर निकाल दिया। ये बातें सुनने के बाद अक्षय जी के दिमाग में काफी कुछ चलने लगा। उन्होंने ये बात ब्रोकर से जानने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रोकर ने भी कुछ नहीं बताया। अब कहीं ना कहीं उनको इन बातों को जानने की क्यूरियोसिटी आ चुकी थी।
उन्होंने इस बात को जानने के लिए उस मजदूर के घर पर जाने का तय किया। जब वो उस मजदूर के घर पर पहुंचे तो उसने बाहर निकलने, काम पर वापस आने या फिर उनसे बात करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसी निराशा उनके हाथ लगने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और उन्होंने गांव में अलग अलग लोगों से बात करने का तय किया। आखिरकार उन्हें ये बात बताने के लिए वहाँ के एक बुजुर्ग तैयार हो चुके थे और उन्होंने जब उनसे बात की तब उन्होंने उस जगह की एक ऐसी सच्चाई बताई जिससे अभी तक उन्हें पूरी तरह से अनजान रखा गया था। उन्होंने बताया इस फैक्ट्री में सबसे पहले 3 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद वहाँ पर लगातार मौत का सिलसिला चलता रहा तब तक जब तक कि उस फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद नहीं कर दिया गया। उस फैक्ट्री में सबसे पहले होने वाली मौतें, जो 3 मौतें थीं, वो इस फैक्ट्री के मालिक के भाई और उसके 2 दोस्तों की थी। ये क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। उन्होंने बताया पहले इस जगह पर काम बहुत अच्छा चलता था। जो इस फैक्ट्री के मालिक थे वो बहुत सज्जन इंसान थे। वो लोगों को अपने परिवार की तरह ही रखते थे। उनकी देखभाल करना, उनसे हालचाल पूछना, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, चाहे पैसे या किसी और मदद की, वो हमेशा आगे रहा करते थे। वो मज़दूरों को अपना परिवार ही मानते थे। इस वजह से यहाँ पर उन्हें कभी भी किसी भी तरह के काम में किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद उनका छोटा भाई यहाँ पर वापस आया। वो बहुत समय से विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहा था। वो जब यहाँ पर आया तब कुछ ही दिनों बाद मालिक यहाँ से अपने किसी काम के लिए दूसरे शहर चले गए थे। उस वक्त पर उन्होंने अपने भाई को यहाँ की बागडोर थमा दी थी। वो काफ़ी क्रूर था और बहुत ही नीयत का बुरा और गंदा आदमी। वो जिस तरह से वहाँ पर काम करने वाली औरतों और लड़कियों को देखा करता था, जो औरतें और लड़कियां वहाँ पर दिन रात बैठकर काम करने को तैयार रहा करती थीं, अब वो वहाँ पर काम पे आने के लिए भी हिचकिचाने लगी थीं, क्योंकि वो हर किसी से बात करने के बहाने हर किसी को इधर उधर हाथ लगाया करता था। ऐसे में जैसे तैसे कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन शाम के वक्त यहाँ पर काम चल ही रहा था और फैक्ट्री के मालिक का भाई और उसके 2 दोस्त यहाँ बैठकर शराब पी रहे थे। ये बात वहाँ की औरतों को उस वक्त तक पता नहीं थी, क्योंकि वो अंदर कब आए और उन्होंने कब ऐसी चीज़ें करना शुरू किया, लोगों को ये पता ही नहीं था। आखिरकार काम खत्म करके सबके जाने की बारी आ चुकी थी। सारे मजदूर जा चुके थे, लेकिन वहाँ एक लड़की अभी भी रुकी हुई थी, जो कि फैक्ट्री के काम के साथ साथ इन लोगों के यहाँ साफ सफाई का काम भी किया करती थी। मतलब ऑफिस, फैक्ट्री, इन जगह पर थोड़ी बहुत साफ सफाई और देखरेख। उसको उन लोगों ने बहाने से रोक लिया था और रात में शराब के नशे में उन लोगों ने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। ऐसा कुकर्म किया जिससे वो लड़की शर्म से पानी पानी हो गई। लेकिन उसके बाद भी उसकी हिम्मत टूटी नहीं। उसने ये कहा कि वो बड़े मालिक से उनकी शिकायत करेगी। ये बात सुनते ही उनके भाई का दिमाग और ज़्यादा खराब हुआ। उसने उस लड़की को मारना पीटना शुरू कर दिया और मारते मारते उसने उस लड़की की जान ले ली। अब जब वो जान ले चुका था, उसे इस बात का अफसोस होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसकी क्रूरता यहाँ पर रुकी नहीं। उसने एक मशीन के अंदर डालकर उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे छुपाने का प्रयत्न किया।
और वो इसमें सफल भी रहा। लोगों को पता ही नहीं चल पाया कई दिनों तक कि वो लड़की गायब कहाँ हो गई है। लेकिन उसके बाद से उस मशीन में एक अलग सी खराबी आ गई, जो खराबी अभी आपके मशीनों में आ रही है। उसके बाद धीरे धीरे वो लड़की सबको फैक्ट्री में, खेतों में नजर आने लगी। वो सबसे मदद मांगती थी, लेकिन उसे कभी किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। यहाँ तक कि फैक्ट्री के मालिक वापस आ चुके थे। उनके सामने भी वो आई। उसने अपनी सारी व्यथा उनको बताई, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में कुछ नहीं किया। उनका मानना ये था, जिसको मरना था, जिसको जाना था, वो तो चली गई। अब कुछ भी करके मैं अपने भाई की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। इसके बाद से वो आत्मा फिर अपने क्रोधित रूप में लोगों के सामने आने लगी, लोगों को तकलीफ पहुंचाने लगी। उसने रात में क्या, दिन में भी उस फैक्ट्री, उस जगह पर आना लोगों का धीरे धीरे इतना मुहाल कर दिया था कि वो लोग अब वहां आने से डरते थे। उसने धीरे धीरे वहां के कुछ लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया। लोग कभी पेड़ पर लटके हुए मिलते, कभी उस खेत में उनका शरीर अजीब से भयानक हाल में पड़ा हुआ मिलता। वो कहीं ना कहीं उस फैक्ट्री के मालिक के भाई का और उसके दोस्तों का वहां वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। और उनकी बुरी आदतें इस चीज़ से उन्हें बहुत दिनों तक दूर नहीं रख सकी। आखिरकार वो तीनों वहां पर वापस से आए और उसने अपना बदला उस दिन ठीक वैसे ही लिया जैसे उसकी जान गई थी। उसने उन तीनों के शरीर को उसी मशीन में डालकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने उन तीनों को उस मशीन में जिंदा ही डाल दिया। उस वक्त इस फैक्ट्री, इस खेत और इसके आसपास की सारी जगह में उनकी भयानक चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई भी उन्हें बचा नहीं पाया। उसने उनकी लाशों को छुपाया नहीं, वहीं ज़मीन पर छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें अगले दिन जब मालिक को पता चली और उन्होंने अपने भाई की इतनी बुरी हालत देखी, उनके होश उड़ चुके थे। लेकिन अब वो क्या कर सकते थे? उन्हें लगा इसके बाद शायद अब ये मौत का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन गलती तो अब उन्होंने भी की थी। उन्होंने उस लड़की को इंसाफ दिलाने की कोशिश भी नहीं की थी। इस वजह से उस फैक्ट्री में दोबारा कभी कोई काम ही नहीं कर पाया। उसने मौत का ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए चालू रखा। वो आज भी उस फैक्ट्री में चीखती चिल्लाती हुई सुनाई देती है और वो कहते हैं कि आज भी उसी फैक्ट्री में मौजूद है। इस वजह से आप वहाँ कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनकर अक्षय जी के होश उड़ चुके थे, लेकिन एक हफ्ता निकल जाने पर भी उन्होंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था। आज उनके मन में ये जिज्ञासा थी उसे देखने की और ये जानने की कि ये बात कितनी सच है, कितनी नहीं। उन्होंने गांव में 2-3 लोगों से और पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार अब रात हो चुकी थी। अक्षय जी अपने घर जाने के बजाय थक हार कर उस फैक्ट्री में पहुंच चुके थे और उन्होंने फैक्ट्री में आते ही फैक्ट्री का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरे सामने आओ, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे यहाँ काम शुरू करने दो। वो अपने मन की पूरी भड़ास निकालते जा रहे थे, तभी उन्हें जोर जोर से हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी और उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाकर ढूंढने की कोशिश की। उन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक वो मशीन चलने लगी जिसमें बताया गया था कि अभी तक 4 से 5 लोगों को डालकर मौत के घाट उतारा गया था। अक्षय जी उस मशीन के पास पहुंचे। वो मशीन अपने आप ही चल रहा था।
और वो हंसी की आवाज़ लगातार उनके कानों में आ रही थी। वो उस मशीन को बंद करने के लिए जब आगे बढ़े, ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घसीट कर उस मशीन के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। अक्षय जी ने अब मदद की गुहार लगाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मुझे छोड़ दो, मेरी क्या गलती है? तुम मुझे क्यों लेकर जा रही हो? मैंने क्या किया है? एक बार मेरी बात तो सुनो। इतना कहते ही अक्षय जी अचानक अपनी जगह पर ही रुक गए। फिर अक्षय जी ने एक बार इधर उधर नजर दौड़ाई और उसको देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने मन की सारी बातें उससे कहना शुरू किया, लेकिन उस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो मशीन फिर से चालू हो चुकी थी और अक्षय जी वैसे ही उस मशीन की तरफ खींचे चले जा रहे थे। वो वापस से मदद की गुहार मांग रहे थे और उन्होंने ये कहा कि अगर वो चाहती है कि ये जगह कभी भी शुरू ना हो सके तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। आखिरकार पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अक्षय जी की जान उसने बख्श दी। अक्षय जी को भी इतनी देर में ये एहसास तो हो चुका था कि वहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो कि लोगों की जान ले सकती है, और अक्षय जी भागकर दरवाजे की तरफ गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो वहाँ से निकलकर भागने लगे, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या सोचा। उन्होंने फिर से दोबारा पलटकर फैक्ट्री की तरफ देखा। फैक्ट्री की तरफ देखते ही उन्हें सच में वहाँ एक लड़की नजर आई जो कि काफ़ी भयानक लग रही थी। वो उनके पीछे खड़े होकर ठहाके लगा लगा कर हंस रही थी। उसको देखते ही अक्षय जी अपना बैलेंस खो चुके थे। वो ज़मीन पर गिर गए और खुद को पीछे हाथों से घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने खुद को जैसे तैसे संभाला, फिर से उठकर खड़े हुए और भागते हुए अपने कमरे पर पहुंच चुके थे। वहां जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। अब उन्होंने जो खुद की आंखों से देखा था और जो खुद महसूस किया था, उसके बाद उन्हें इतना तो पता चल गया था कि वो चाहे जो भी हो जाए यहाँ पर अब अपना काम नहीं शुरू कर सकते। इसलिए वो फैक्ट्री के मालिक से दोबारा मिलना चाहते थे, उससे अपने पैसे वापस लेना चाहते थे। वो जब अगले दिन ब्रोकर के माध्यम से उनसे मिलने के लिए पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि फैक्ट्री के मालिक आपसे डील करने के अगले दिन ही इंडिया छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही उनके कार की ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें उनकी मौत वहीं पर हो गई। ये सुनकर अक्षय जी को अब एक बड़ा झटका लगा। वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने लोगों से ये भी जानने की कोशिश की कि इस जगह का शुद्धिकरण या फिर आत्मा को किसी भी तरह से वश में करना, यहाँ कोई ऐसे बाबा जी या पंडित जी कोई तो होंगे जो कि ये कर सकें। लेकिन लोगों ने ये बात बताई कि फैक्ट्री के मालिक ने भी ये कोशिश कई बार की थी, लेकिन कोई भी पंडित तांत्रिक ऐसा कर नहीं पाए। इसलिए हम सबकी सलाह आपके लिए यही है कि आप भी यहाँ से चुपचाप चले जाएं। आखिरकार जब अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे तो अक्षय जी क्या कर सकते थे। उन्होंने यही तय किया कि वो अब यहाँ से चले जाएंगे, और अगले ही दिन अक्षय जी यहाँ से वापस अपनी पुरानी नौकरी पर जाकर ज्वाइन हो चुके थे। उनकी जिंदगी अभी तो सामान्य हो चुकी थी, लेकिन इन सारी चीज़ों से निकलते निकलते उन्हें काफ़ी और बहुत लंबा वक्त लगा। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपना नाम
अपना शहर का नाम ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ मेरे नए दोस्त कहाँ से जुड़े हैं। मैं उनके बारे में जानकर अपने इस चैनल पर ज़रूर बताऊंगी। और आप सबके पास अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आपका वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।